नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज हम टीआरई 2 का जो है पीजीटी का भूगोल का विश्लेषण देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे और हूबहू सेम टू सेम प्रश्न आपके 15 मार्च में टीआरई 3.0 में पीआरटी में पूछे गए थे। तो आइए प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न है आपका, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, यह प्रश्न आपका पूछा गया था। अभी हम विश्लेषण देख लेंगे इसका, ठीक है। और पीआरटी का भी पेपर आपको दिखा देंगे। ये आपका पीजीटी भूगोल का टीआरई 2 का पेपर है जो 15 दिसंबर को हुआ था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपने देखा था पीआरटी में 15 मार्च को, बिहार के किस जिले में गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। यह प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यह प्रश्न आपका आया था टीआरई 2 में 14 दिसंबर को जो पीआरटी का पेपर हुआ था उसमें आया था। और इसका आंसर था मुजफ्फरपुर। और अभी तक जो भी अभ्यर्थी इधर उधर की टेस्ट सीरीज़ में फंसे पड़े हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग वापस आइए और जो बीपीएससी टीआरई में पीआईक्यूज़ पूछे गए हैं उन पे फोकस करिए। अगर नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़े नुकसान में जाने वाले हैं आने वाले परीक्षा में। और यहाँ पे मैं आपको पूरी तरीके से जो प्रश्न है आपको दिखा के ये साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जो है किसी भी मार्केट टेस्ट सीरीज में, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में नहीं फंसना। अगर फंसे तो गए, सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता। सबूत के साथ में देख लीजिए, टेहरी बांध परियोजना का विवाद, आपने यह प्रश्न पीआरटी में देखा है, ठीक है। ये प्रश्न आया था टीआरई 2 में, जहाँ तक जितना मुझे ध्यान है। आते हैं ऊपर, देखिए यह प्रश्न आपका लैंडशाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है, 15 मार्च को पूछा गया था, ठीक है। आंसर इसका जर्मन स्कूल है। कई लोग परेशान थे, हमसे पूछ भी रहे थे कि सर ये पेपर्स मतलब क्वेश्चंस आए कहाँ से थे। तो फाइनली आपके सामने है, ठीक है। ये देखिए प्रश्न आपका पूछा गया था 15 मार्च को, सोन नर्मदा और महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो प्रश्न आपका पूछा था नर्मदा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आंसर था मैकाल से रेडी। सेम टू सेम प्रश्न, थोड़ा सा चेंज कर दिया था। आगे आते हैं, ये देखिए यह भी प्रश्न 15 मार्च को पूछा गया, मत्स्य कृषि सूचक है, ठीक है। काफ़ी ये लोग आप परेशान भी रहते थे, आप में काफ़ी परेशान होंगे कि आखिर में प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं। कोचिंग से तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आ कहाँ से रहे हैं, बीपीएससी टीआरई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने आपको कराया है, सारा करा रहे हैं, और जो बचे हैं वो करा रहे हैं। तो अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएँ और इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें पूरा अंत तक। अगर आपने इससे पहले वीडियोस को नहीं देखा हमारे चैनल के, तो आज आपकी सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है, देखिए यह भी प्रश्न पीआरटी में पूछा गया 15 मार्च को। अभी हम पेपर का एक स्नैपशॉट भी देख लेंगे। ये प्रश्न तो आपको भूलने से भी नहीं भूलने देगा। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है, ठीक है। इसका सही आंसर फैल्सनमीर है। कई सारे कोचिंग गलत आंसर बता रहे थे, लेकिन आप हमारा जाके वीडियो भी देख सकते हैं, सही आंसर आपको ही बताया गया है। फिर आते हैं, यह प्रश्न टीआरई 2 में पूछा गया था। जिन भी अभ्यर्थियों ने टीआरई 2 का पेपर देखा है, टीआरई 3 का पेपर देखा है, आपको पता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं, सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। और साथ में आपको अब शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जाएगी। आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, सॉल्व करने अच्छे से, ठीक है। और आपको जो है पूरा कराई जाएगी। और इसके अलावा यह प्रश्न ये भी रिपीट किया गया था। अब किस पेपर में आया था इतना नहीं ध्यान है, ठीक है। भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने जोन में बांटा गया। अब आते हैं, यह प्रश्न देखिए, मिलता जुलता है कि नहीं। पर्यावरण नियोजन और पारिस्थितिकी संतुलन की संकल्पना का विकास प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्नों के बारे में काफ़ी सारे अभ्यर्थी परेशान थे। तो चूँकि अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये प्रश्न है, पन्ना हीरे खाने कहाँ स्थित है। ये सब प्रश्न बहुत कॉमन प्रश्न है, ठीक है। आपके यहाँ पूछ लिया जाएगा। फिर अब ब्राज़ील में सवाना प्रकार की घास कहलाती, ये सब प्रश्न बहुत कॉमन, नहीं पूछेंगे लेकिन पूछे जा सकते हैं। तो आपको हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करवा रहे हैं विश्लेषण के साथ में, आंसर नहीं बताते आपको, हम रिलेट करते हैं आपको, ताकि आप उसको रिलेट कर पाएँ और आपको प्रश्न याद रखें, ठीक है। अब आते हैं, अभी और प्रश्न हैं, वेट कीजिएगा, ठीक है। आ रहे हैं धीरे धीरे प्रश्न जो आपके, ये देखिए 15 मार्च को पूछा गया है ना ये प्रश्न। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर क्या है, तो आपका 1767 है। अभी हम फिर से करा देंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। कल वाले वीडियो में उतने अच्छे से हम नहीं दिखा पाए थे क्योंकि काफ़ी थके हुए थे हम। और आते हैं, जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र, टीआरई 2 में पूछा गया था, अगर आपने पेपर देखा होगा, ठीक है। अफ्रीका रिफ्ट घाटी।
ऐसे प्रश्न अब देखिए, आप इधर उधर का प्रश्न टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, कुछ हुआ नहीं, आपको बेवजह बर्बाद किया। आप इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए, अगर आप रियलाइज़ नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। और जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं, किसी भी भारत के किसी भी एग्ज़ाम में जो है कोई भी प्राइवेट कोचिंग की टेस्ट सीरीज काम नहीं आती है, सिर्फ वो बर्बाद ही करती है अभ्यर्थियों को, कंपटीशन कम करती है। और जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जम के जाते हैं, चढ़ के जाते हैं, अच्छे से तैयार करके जाते हैं, वो हमेशा, जैसे हमारे 101 नंबर आए थे, कई लोगों को डाउट लग, ज़्यादा नहीं 2-4 लोगों को डाउट लगता था, लेकिन जितने भी चैनल से जुड़े अभ्यर्थी उनको विश्वास हो चला है कि हमने जो ये नंबर अर्जित के 101 120 में से, और साथ में ये पीआरटी के नंबर है 6 से 8, तो भी आप शायद जानते होंगे 6 से 8 में मैथ साइंस में हमारे 105 नंबर तक हमने अर्जित किए, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ ही हमें जो अंदाज़ा था कि कट ऑफ जनरल का 95 नंबर से कम नहीं जाना था, सीटें कम थी, ठीक है। तो वो अलग बात है, उस सब बात में करेंगे। बाकी मैथ साइंस की 6 से 8 की हम क्लासेस करा रहे हैं पूरी कमिटमेंट के साथ में। तो आप ये चीज़ समझ गए कि प्रश्न आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूँ, ये आपका पीजीटी भूगोल का पेपर है, टीआरई 2 में पूछा गया 15 दिसंबर को, बीपीएससी की साइट पे उपलब्ध है, आप वहाँ से जा देख सकते हैं। और एक बार मैं बस आपको स्नैपशॉट के रूप में जो पीआरटी का 15 मार्च के क्वेश्चन आए थे वो बस दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए प्रश्न यहाँ पूछा गया कि बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो मिलता जुलता प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए, बिहार के किस जिले में गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक होता है, रोहतास। फिर सोन नदी का उत्पादन, वहाँ पे 3 नदियाँ दी गई थी, यहाँ पे सोन नदी केवल दिया गया, लेकिन प्रश्न तो सेम ही है ना, क्लियर है। आते हैं, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, सेम टू सेम प्रश्न है। अब आपको इससे परेशान नहीं होना है, अब आप बहुत सही जगह पे हैं, ठीक है। हमारे जो है गाइडेंस में तैयारी कीजिए, हमारे सपोर्ट में तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके लिए पूरी तरीके से अवेलेबल रहते हैं 24/7। आप जब भी मैसेज करते हो, रात के 2-2 बजे परेशान अभ्यर्थियों के मैसेज के भी हमने जवाब दिए हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी होता है कि आप टेंशन फ्री होकर तैयारी करो, टेंशन फ्री होकर तैयारी करोगे तो आपको कभी सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते, और ये देखिए लैंडशाफ्ट विचारधारा थोड़ा सा, ठीक है। तो लैंडशाफ्ट विचारधारा देख लिया आपने, ये प्राइमरी का पेपर है 15 मार्च का। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह, मत्स्य कृषि सूचक, देखिए लाइन से प्रश्न पूछे गए। धान का उत्पादन कहाँ होता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष कहाँ है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब आप, अगर आपको ये चीज़ का डाउट क्लियर हो गया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप पीआईक्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं, प्रीवियस ईयर जो पीआईक्यूज़ हम करा रहे हैं आपको इंटरेस्टेड है, और हम आपको हर तरीके से सहायता करेंगे। साथ में जितने भी अभ्यर्थी मैथ्स में, रीजनिंग में कमज़ोर हैं, सबको निकाल देंगे, ठीक है। इस बार कोई भी नहीं रुकने वाला है, हमारे चैनल से जो भी जुड़ा है उसकी नैया पार होनी तय है, क्योंकि हम लोग सबसे सही डायरेक्शन में तैयारी कराते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पत्र पे, और आपको कोई भी डाउट हो, आप टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, प्लेलिस्ट दी जाएंगी, उसके बावजूद भी आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो नए अभ्यर्थी होते हैं, जो पुराने हैं, वो अभी भी हमारे टच में हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि सबसे ज़रूरी यही होता है कि आप तैयारी अच्छे से करें। हम एक साइडेड चैनल आपसे नहीं क्रिएट कर रखे हैं कि हम आपको बस उठा के आपका अपना कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं, बस देख रहे हो, ऐसा नहीं। हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें आपसे सिलेक्शन लेना है, हमें अपना यहाँ पे पब्लिसिटी नहीं करनी है, ठीक है। तो आते हैं प्रश्न पे, देख लेते हैं जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे पीआरटी के लिए, बस उतने ही आपको यहाँ कराए जाएंगे, क्लियर है। और इतने ही प्रश्नों को देखना, इसके अतिरिक्त आपको इन प्रश्नों में नहीं देखना। आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, इस बात का हमें भरोसा है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न आपको बताया जा रहा है बस उतना ही देखिए, इसके अलावा जो यहाँ में प्रश्न पूछेगा वो आपके काम के नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है। तो जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, उसके समीप स्थित जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी सोलर सिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। बाकी इसका सोलर सिस्टम अब आपको क्या किया जाएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स में, ठीक है, कि आप जिससे कंफ्यूज ना हो, वो आपको नोट्स दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। बाकी इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके होते रहेंगे। फिर अगला बढ़ते हैं प्रश्न 72, आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि पीआरटी में मतलब कोई रेंज ही नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक पूछ लेता है। हमने तो ये साबित कर दिया कि पीजीटी तक पूछ लिया है, ठीक है। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था का लक्षण है। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण ये आपका जो है तृतीय जो है अवस्था का लक्षण होता है, और इसके बारे में 3 जो अवस्थाएं होती हैं, हम इसके बारे में एक स्क्रीनशॉट दे देंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए यह प्रश्न, जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है,
ठीक है, तो इसका आंसर है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। और सबसे ज़रूरी, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी को हम ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बोलते हैं, महान घाटी बोलते हैं, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और जीवाश्मों के आधार पर जो मानव की उत्पत्ति हुई है यहीं पे हुई है, और अफ्रीका से फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में विस्तृत होते गए, फैलते गए। क्लियर है। और इसके अलावा हमने जो है पढ़ाया है, वो वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लासेस ली थी, मैपिंग की प्रॉपर क्लासेस ली थी पूरी स्टेट पीसीएस लेवल की। वहाँ पे हमने अफ्रीका की रिफ्ट घाटियों में स्थित झीलों की बात की थी, महत्वपूर्ण झीलों की बात की थी, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसका स्क्रीनशॉट एक दे देंगे, कोई घबराने परेशान होने वाली बात नहीं है कि आपको जाके वो वीडियो देखना है, नहीं देखना है। ठीक है, सब प्रोवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। और जेरूसलम आप जानते ही हैं, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आया था। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके काम का नहीं है, जो काम का नहीं है उसमें आपको नहीं फंसाएंगे हम। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इस प्रश्न का आपको आंसर पता होना चाहिए, और आंसर है इंडो आर्यंस। ठीक है, तो इंडो आर्यंस है कौन? तो इंडो आर्यंस हम बोलते हैं जो ऐसे लोग जो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है, और जो मतलब जो इतिहास जिनका विषय है उनको पता होगा कि आर्य मतलब आर्य इनको बोला जाता था। और इनका जो कह सकते, जो हम वैदिक काल पढ़ते हैं, वैदिक काल पढ़ते हैं, ऋग वैदिक काल पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आर्यों की बात की जाती है कि आर्य जो है भारत में इंटर करते हैं। तो आर्य आए कहाँ से थे? जो अभी तक सर्वाधिक मान्य थ्योरी है, सिद्धांत वो कि मध्य एशिया से। और मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो आपको पता है कि मध्य एशिया में रूस के नीचे आइएगा तो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, ईरान तक का जो पूरा अफ़गानिस्तान का उत्तरी भाग तक का जो पूरा एक क्षेत्र है उसी को जनरली सेंट्रल एशिया माना जाता है। ठीक है, तो मध्य एशिया माना जाता है। तो ये आपका आंसर है इंडो आर्यन। क्लियर है, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। आगे बढ़ते हैं। और आप इस चीज़ को भी समझ रहे हैं कि जिस लेवल पे आपको यहाँ पे प्रश्नों के आंसर बताए जाते हैं कोई बता ही नहीं सकता। रीज़न है कि हम इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 77 आपके काम का नहीं है। डिएगो गार्सिया किस द्वीप समूह पर स्थित है? ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, डिएगो गार्सिया। और अगर जिन्होंने मैपिंग की क्लासेस अच्छे से की हैं या फिर जिनका भूगोल पीजीटी है उनके लिए प्रश्न जो है एक स्टैंडर्ड प्रश्न था। और डिएगो गार्सिया जो है जिस द्वीप समूह पर स्थित है उसका नाम है चैगोस। और ये कहाँ पे स्थित है डिएगो गार्सिया? तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। आप मैप ओपन करिए सिंपली, और मैप में जहाँ पे हिंद महासागर दिया गया जो है, आप मालदीव के नीचे जाइए, आपको डिएगो गार्सिया नाम का छोटा सा मिल जाएगा। ठीक है, तो चैगोस द्वीप समूह का ये भाग है। और डिएगो गार्सिया, ठीक है, डिएगो गार्सिया जो है आपको कमेंट करके बताना है कि किस कंट्री के अंडर में है, किस कंट्री का मिलिट्री बेस है। ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री है, हिंट दे देते हैं आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सोकोत्रा बहुत महत्वपूर्ण है, यमन के अंडर में है। ठीक है, तो यमन देश है, और यमन देश के अंडर में कंट्रोल में है सोकोत्रा आइलैंड्स, सोकोत्रा द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दें पीआरटी के लिए। और इसका आंसर है कोयाली। तो भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो आंसर है आपका कोयाली। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको जो है मुंबई हाई के बारे में ध्यान रखना है, मुंबई हाई। ठीक है, और मुंबई हाई से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, और मुंबई हाई के और इससे रिलेटेड हम आपको फैक्ट्स दे देंगे, यहाँ पे आपका समय नहीं लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है, तो आपने इस प्रश्न को देख लिया है, दोनों में पूछा गया है, और आंसर आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आपको कितना पढ़ना है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना क्या कहलाता है? तो चट्टानों का दाब और ताप के कारण कड़ा होना कहलाता है कायांतरण। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो कायांतरण को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म कायांतरण। ठीक है, और कायांतरित चट्टानें आपने सुना है, कायांतरित चट्टानें 3 प्रकार की चट्टानें आपने सुनी है, कायांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो परतदार चट्टानें होती हैं जिनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, अवसादी चट्टानें। ठीक है, तो उनके बारे में हमने डिटेल में किया है, बाकी आपको नोट्स के माध्यम से सिंपल सा 3 लाइन में आपको तीनों चट्टानें क्लियर हो जाएंगी। तो जो कायांतरित चट्टानें होती हैं ये प्रेशर, ठीक है, अत्यधिक प्रेशर और अत्यधिक टेम्परेचर 2 कंडीशंस होती हैं। अत्यधिक प्रेशर तो चट्टानों का दाब बहुत ज़्यादा होता है, ताप के कारण जो है कड़ी हो जाती हैं, और इसको हम बोलते हैं कायांतरण। ठीक है, और इसके अलावा जो है डिटेल में आपको इससे पहले के प्रश्नों में कराया गया है,
आगे बढ़ते हैं। एंजिल्ला प्रकाश डालता है, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेसिमेट्रिक विधि से क्या मापी जाती है? तो यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको देख लेते हैं, ठीक है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है डेसिमेट्रिक विधि, ठीक है। तो डेसिमेट्रिक विधि से क्या मापा जाता है? तो जनसंख्या घनत्व। और आपको पता है कि ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्न पीआरटी में पूछे ही जाते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यह प्रश्न ध्यान रखना है और बस उतने ही प्रश्न आपको बताए जाएंगे, वो बस आपको उतनी ध्यान रखना है। अब फिर है अपर्दन चक्र की परिकल्पना के प्रतिपादक डेविस किस देश के थे? तो ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि डेविस जो हैं वो किससे जुड़े हुए थे? तो अपर्दन चक्र की परिकल्पना से, और आप में नहीं पूछा जाएगा वैसे, ठीक है। पीजीटी का ही प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है ब्राज़ील में सवाना प्रकार की घास कहलाती है। और प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है ब्राज़ील में सवाना प्रकार की घास कहलाती है। इस प्रकार के प्रश्न आपको ग्रासलैंड से रिलेटेड, ठीक है, आपको जो है टेलीग्राम में बता दिया जाएगा, वहाँ से आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। अब बात करें तो पहला है सेल्वास। यहाँ पे देखिए सेल्वास, सेल्वास को जानिए क्या है? तो यह जो है विषुवतीय वन या अमेजन वर्षा वन को जो है अमेजन नदी के आसपास जो जंगल हैं उनको हम सेल्वास के नाम से जानते हैं, अमेजन वर्षा वन। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो सेल्वास जानिए। और बेल्ट जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में समशीतोष्ण घास के मैदान है, दक्षिण अफ्रीका में समशीतोष्ण घास के मैदान है। और ब्राज़ील में सवाना प्रकार की घास को कहते हैं हम कैंपोस। कई लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, CAMPOS, कैंपोस कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रश्न का जो आंसर दिया गया लिम्पो दिया गया है, लेकिन लिम्पो हमने चेक किया है और ये आपका जो ब्राज़ील में सवाना प्रकार की घास को कैंपोस ही कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से वो होना चाहिए ई, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर पीजीटी के अभ्यर्थी देख रहे हैं भूगोल के, अगर उसको लिम्पो के बारे में कोई नॉलेज हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वहाँ जहाँ से हम जो इस पर डिसाइड कर सकें। बाकी ये तय है कि ब्राज़ील में सवाना प्रकार की घास को हम कैंपोस कहते हैं, ठीक है, कैंपोस कहते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी जो अदर कॉन्टिनेंट्स में किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपके काम का नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहरी समूह की प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का जो सबसे आंसर है मुंबई UA, ठीक है। तो जो मुंबई अर्बन जो ग्रुप है, ठीक है, इनका जो है शहरी समूह की प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। और प्रवासी का मतलब होता है कि बाहर जाके जो काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो प्रवासी जनसंख्या में मतलब यहाँ पे जो आके काम कर रहे हैं, उससे कहने का मतलब जैसे बेंगलुरु में कितने लोग जाते हैं, दिल्ली में कितने लोग जाते हैं, मुंबई में कितने लोग जाते हैं, तो आप कहेंगे सर मुंबई में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। हमारे गाँव से अगर 100 लोग गए होंगे मुंबई तो 50 लोग गए होंगे दिल्ली और 40 लोग गए होंगे बेंगलुरु। तो ये प्रश्न पूछा गया कि किस शहरी समूह की प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है। बहुत कॉमन सेंस वाला सवाल है, ठीक है। यही हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं प्रश्नों में कि आपको बस रट के नहीं जाना है। अगर आपको गेस भी करना है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ठीक है, प्रश्न को समझो कि कह क्या रहा है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर क्लियर है, मुंबई। और इसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका कॉमन सेंस जो आपने जीवन में सीखा है वही आपका मदद कर देगा। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? तो पहला रेडियो कार्यक्रम जो प्रसारित किया गया था ये आपका किया गया था 1923 में। और इस टाइप के प्रश्न पीआरटी में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है। तो ये टिपिकल आपका मैपिंग का सवाल है, और जिन्होंने मैपिंग की क्लासेस हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी की देखी होंगी तो हमने वहाँ पे इन पर्वतों के बारे में बात भी किया है, ठीक है। इतना डिटेल में बात नहीं किया लेकिन बात किया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर है वह है टॉरस पर्वत श्रेणी है, और ये एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। और सिंपल में बात करें तो ये तुर्की में स्थित है, तुर्की या तुर्कीये जिसका नाम बदल गया है। आते हैं आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जो है पॉन्टिक जो है जाग्रोस, ऐसे आपसे पूछ लेता है कि जाग्रोस पर्वत श्रेणी कहाँ है, ठीक है। तो ये आपका है ईरान में है। तो ये आपको नोट के माध्यम से दे दिया जाएगा जिससे पीजीटी तक के भी अभ्यर्थियों की हेल्प हो जाएगी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पन्ना हीरे खाने कहाँ स्थित हैं? तो पन्ना की जो हीरा खाने हैं ये आपकी बुंदेलखंड में स्थित है। और आप कमेंट करके बताइए एग्जैक्टली किस जगह पे स्थित है, ठीक है, ये आपको बताना है। आपका भी सहयोग जरूरी है, आपसे हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार भूपत्रक किस प्रक्षेप पर बने होते हैं? तो जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप पे ही बनेंगे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हीं को ध्यान में रख के बनाया जाता है। फिर अब भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए। भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है?
तो भूस्खलन का जो है प्रमुख कारण यहाँ पे आपका गुरुत्वाकर्षण, जलयोजन, ढाल। ठीक है, तो ढाल होता है जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अत्यधिक बारिश होने की वजह से भूस्खलन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जलयोजन से भी हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण से भूस्खलन का उस तरीके से लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर बी और सी सही है। ठीक है, तो आपका आंसर है यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। गेटवे सिटी स्थित होता है, तो गेटवे सिटी की बात कर रहे हैं। अब ये भी आपका देखिए कॉमन सेंस का सवाल है। तो गेटवे सिटी स्थित होता है दो बड़े क्षेत्रों के मध्य प्राथमिक नगर के रूप में। तो ये गेटवे सिटी गेटवे ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सीरियस प्रश्न है और आपके काम का नहीं है, पीजीटी का ही है। आंसर चूँकि बताया जा रहा है तो बता दिया जा रहा है, आपके काम का नहीं है। तो दो बड़े क्षेत्रों के मध्य प्राथमिक नगर के रूप में गेटवे सिटी स्थित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर हमारा पीजीटी तक के भी अभ्यर्थी देखते हैं और रिक्वेस्ट भी आया था इस पेपर के लिए। फिर है सिरस से सूचकांक प्रभावित होता है। तो अगला प्रश्न है सिरस से सूचकांक प्रभावित होता है, तो आंसर है जीन से। ठीक है, आपके काम का नहीं है, पीआरटी के काम का नहीं है, ये पीजीटी के काम का है। मानव भूगोल का जनक कौन है? तो यह भी पीजीटी में ही पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, आंसर है रेडजेल। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण नियोजन एवं पारिस्थितिकी संतुलन की संकल्पना का विकास प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न क्या पूछा गया कि पर्यावरण नियोजन एवं पारिस्थितिकी संतुलन की संकल्पना का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसमें एक से अधिक विचारधाराओं का योगदान है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप आंसर जान लीजिए, आपका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको संभववाद के बारे में बताया जाएगा उदाहरण के साथ में, वैज्ञानिक नियतिवाद के बारे में बताया जाएगा, रुको और जाओ नियतिवाद के बारे में भी बताया जाएगा। ये 12th भूगोल से में दिया गया है, उदाहरण नहीं दिए गए हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बताया गया 12th भूगोल में। ठीक है, फिर ये प्रश्न है कि 2011 में विश्व के देशों में बीच मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। तो ये बहुत ही टिपिकल प्रश्न है और 2011 के हिसाब से पूछ रहा है और आज इसका सही जवाब है 134। पीआरटी के काम का नहीं है प्रश्न, ध्यान दीजिए। फिर भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने जोनों में बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीआरटी के लिए, तो ध्यान दीजिए। और यह प्रश्न पूछा गया ऑलरेडी, तो आंसर आप जानते हैं 16 जोन्स में रेलवे को विभाजित किया गया है और ये एनसीईआरटी से आपका प्रश्न लिया गया है। अब किस एनसीईआरटी से आया है ये ध्यान नहीं है हमें भी। फिर अकाबा खाड़ी के तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है। तो अकाबा की खाड़ी की बात कर रहा है, गल्फ ऑफ अकाबा की बात कर रहा है और ये मैपिंग से सवाल है। तो ये ध्यान दीजिए फिलिस्तीन नहीं स्थित है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ अकाबा क्षेत्र में फिलिस्तीन नहीं स्थित है, सऊदी अरेबिया स्थित है, जॉर्डन स्थित है। और डिटेल में आपको जो है क्लास में इसका एक नोट दे दिया जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर है जयपुर भारत के किस स्थलाकृतिक प्रदेश में स्थित है। जयपुर की बात कर रहा है और जयपुर की अगर हम बात करें तो आप खुद सोचिए कि क्या ये हिमालय पर्वतीय भाग में आ सकता है। कहेंगे बिल्कुल नहीं। प्रायद्वीपीय पठार, तो आप कहेंगे सर प्रायद्वीपीय पठार तो जो है मध्य प्रदेश तक का देखा जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश से ऊपर राजस्थान और राजस्थान के उत्तरी भाग में जयपुर, तो वहाँ तक तो क्या जाएगा, उत्तरी मैदान का भाग होगा। जो गंगा के मैदान है उस उत्तरी मैदान का भाग है राजस्थान प्लेन्स। ठीक है, और ध्यान दीजिए जो भारत के महान मैदान है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, वो उनको हम बांटे हैं पंजाब प्लेन्स में, पंजाब के मैदान में, राजस्थान के मैदान में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मैदान में, ऐसे ऐसे कई में हम डिवाइड किए हैं। तो जयपुर आपका किस में आएगा, उत्तरी मैदान में। ये भी कॉमन सेंस का सवाल था, तो यहाँ पे आपने देखा कि आप कॉमन सेंस से कर सकते थे बजाय कि हम कौन सा भी मार दें। खुद थोड़ा सा दिमाग लगाते आराम से प्रश्न हो जाता। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाने वाली अक्षांश रेखाएं कितनी है। हमने इसको बहुत डिटेल में समझाया है और इस प्रश्न का आंसर है 179। आइए इसको समझ ही लेते हैं जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पृथ्वी को 2 बराबर भाग में विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। क्लियर है, 2 भाग में विभाजित करता है, किसमें तो ये आपका उधर उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है। अब ऊपर तक हम जाएंगे तो 90 डिग्री तक जाता है, 90 डिग्री तक जाता है और नीचे 90 डिग्री तक जाता है। ये 90 डिग्री उत्तर जिसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और नीचे 90 डिग्री दक्षिण जिसको हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब खेल यहाँ पे क्या है कि 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से बना दे रहा हूँ, जो आपका उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अक्षांश नहीं है। रट लीजिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अक्षांश नहीं है। ठीक है, ये बिंदु हैं, अक्षांश नहीं है। नोट कर लीजिए, ये क्या है, बिंदु हैं, पॉइंट हैं। जब हम
किसी सर्किल के सबसे ऊपरी पॉइंट पे जाते हैं तो वो हमें बिंदु के रूप में मिलता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से तो आपका एक तो ये हो गया अक्षांश रेखा। इसके अलावा 89 आपको इधर मिल गया, 89 आपको इधर मिल गया। इसको हम नहीं काउंट करेंगे, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। और साथ में 89 178 और आपका भूमध्य रेखा 179, ये हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न आ जाए कि देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो देशांतर रेखाएं आपकी 360 होती हैं। ये भी आपको समझाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। देखिए बहुत सारे लोग परेशान थे इस प्रश्न के बारे में, क्या है क्या नहीं है। तो पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह को हम फेल्सन कहते हैं। बाकी इसके अलावा आपको छोटे से नोट्स में बता दीजिएगा फैला क्या है, फेल्ट क्या है। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। ग्रीन लेबर वह लेबर है जो, अब ग्रीन लेबर की बात कर रहा है और ये आपका जो है पीआरटी में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो ग्रीन लेबर वह लेबर है और इसका जो सही आंसर है कि प्रथम बार वेतन लेने के लिए काम करने जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, पीआरटी के काम का नहीं है प्रश्न। फिर है जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात। बताइए पीआरटी वालों, प्रश्न आपने देखा होगा। तो जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात ये क्या होता है, तो ये बढ़ता है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, किसी ये देखिए, मान लीजिए 1 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है, 1 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है, 100 लोग रहते थे। अब मानव भूमि अनुपात हो जो 100 लोग के रहने से था, अब मान लीजिए इसमें से 50 लोग चले गए बम्बई, 50 बम्बई चले गए, 50 बचे। अब बताइए 50 लोग जब इसमें रहेंगे तो मानव भूमि अनुपात बढ़ जाएगा नहीं बन जाए? आप कहेंगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मध्य देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? तो यहाँ भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। प्राचीन भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मध्य देशांतर जो है ये आपका उज्जैन से होकर गुजरता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाकाल शिव शंकर जी का, भगवान भोले शंकर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भगवान भोले का निवास स्थल है उज्जैन, ठीक है, वहीं से जो है मध्य देशांतर होकर गुजरती है प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है। तो पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है और इस प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पे एक से अधिक माना गया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण की बात की जाए तो यहाँ इसमें तो आपका नवनियतिवाद तो सही है। ठीक है, और वैज्ञानिक नवनियतिवाद को भी यहाँ पे लिया गया है। तो इस चीज़ को जो है हम क्लियर कर देंगे। बाकी आपका आंसर यहाँ पे जो माना गया है वो माना गया उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और इसके लिए हम हमारे मित्र हैं, हम उनका पीजीटी भूगोल से है और साथ में वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो हम उनसे हेल्प ले लेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर कट आपको बता देंगे। बगैर उतने नॉलेज से हम आपको नहीं, आपको बस आंसर बता दे रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, तो आपका आंसर माना गया है बीपीएससी द्वारा उपयुक्त में से एक से अधिक। और जो आंसर बीपीएससी द्वारा माना गया है वही सर्वमान्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? सिंपल सा प्रश्न है। अब 106 की बात की जाए, आगरा कमेंट करके बताइए आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। पटना कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आते हैं भोपाल पे। यह प्रश्न हमने कराया है। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गंगा नदी के तट पे कौन सा स्थित नहीं है, और वहाँ पे हमने बताया था कि भोपाल जो है, भोपाल किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। इसके पास से एक नदी निकलती है, ठीक है, लेकिन भोपाल किसी नदी के किनारे तट पे स्थित नहीं है। सिंपल सा प्रश्न है। आते हैं, भोपाल आपका आंसर इसमें। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा बंदरगाह है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिए पीआरटी वालों। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा बंदरगाह है? तो आपका आंसर है विशाखापट्टनम। ठीक है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा दृष्टि में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और अगर बात करें तो पूर्वी तट पे जो आपका व्यापार होता है, विशाखापट्टनम सबसे महत्वपूर्ण है बंदरगाहों में से। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आते हैं, आर्मीनिया एक है। तो आर्मीनिया के बारे में पूछ रहा है, और आर्मीनिया जो है एक देश है, और ये देश आपको कहाँ मिलेगा? तो आपने ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र देखा होगा, इसी के छोटे में से एक देश है जिसको बोलते हैं आर्मीनिया। ठीक है, आर्मीनिया बोलते हैं, यही वो देश है जिसको हम आर्मीनिया बोलते हैं। तो आर्मीनिया क्या है? देश है, ध्यान रखना आपको, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, हम कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा, यहाँ पे आपका आर्मेनिया नहीं है, तो मैं आपको सही कर दे रहा हूँ। आर्मेनिया एक देश है, ठीक है, ये क्लियर है। बाकी जो आपका
ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है, उसका नाम तस्मानिया है। कन्फ्यूजन हो गया था तो इसको आप सही कर लीजिए, तस्मानिया नाम से देश है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको कमेंट करके बताना है कि बंदरगाह नगर का उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, भारत में। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दें। और इस प्रश्न का जो आंसर है, सागर तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है मथुरा। तो ध्यान दीजिएगा, मथुरा आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने का उपकरण है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पीजीटी वाले कृपया आप बताएं कमेंट करके कि मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने का उपकरण इनमें से कोई नहीं है तो है क्या, उसका नाम बताइए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मालूम है, या नहीं भी मालूम है तो आप चेक कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका, तापमंडल का दूसरा नाम क्या है? तो तापमंडल का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं आयन मंडल। ठीक है, और इसके अलावा ओजोन मंडल, समताप मंडल को बोलते हैं। 5 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिसके बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया है। सबसे नीचे है पृथ्वी से अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल स्टार्ट होता है, ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल आता है, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल। ठीक है, फिर मध्य मंडल के ऊपर जो है बहिर्मंडल, आयन मंडल, ये सब आते हैं। तो ये आपको हमने कई बार बताया भी है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में नगरीकरण किस पठार पर अधिक हुआ है? तो प्रश्न पूछा गया कि किस पठार की बात पूछा रहा है, और विश्व में नगरीकरण किस पठार पर अधिक हुआ है? तो ये आपका आंसर तटवर्ती पठार। ठीक है, तटवर्ती पठार ज़्यादा उपयुक्त होते हैं दूसरे देशों से या दूसरे महाद्वीपों से संपर्क में। तो आपका आंसर ये हो गया। और ये पीआरटी के लिए उतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। फिर ये देखिए, महत्वपूर्ण सवाल पीआरटी से पूछा गया था 113 का, हम लोग देखते हैं। मत्स्य कृषि सूचक है। तो आज हम आपको इसी वक्त बता दे रहे हैं कि मत्स्य कृषि सूचक है संभववाद। क्या है संभववाद? पॉसिबिलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, पॉसिबिलिज्म। अब होता क्या है कि जब हम, ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रकृति में रहकर, ठीक है, प्रकृति में रहकर जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे हम प्रकृति का संरक्षण भी कर पाते हैं और साथ में मतलब उस चीज़ को हम बढ़ावा भी देते हैं किन्हीं कार्यों की वजह से, तो जो ऐसे कार्य होते हैं वो संभववाद की अवधारणा को दर्शाते हैं कि हमने मानव होते हुए जो है हमने उसको संभव बनाया। अब बताइए, मछलियाँ होती कहाँ हैं? प्राकृतिक रूप से समुद्र में पाई जाती हैं, प्राकृतिक रूप से तालाबों में पाई जाती हैं, प्राकृतिक रूप से झीलों में पाई जाती हैं। लेकिन मत्स्य कृषि जो है, पिसीकल्चर जिसको बोलते हैं, पिसीकल्चर से मानव ने क्या किया, जो पूरे विश्व की जो आबादी है, अलग अलग देशों की बात की जाए, ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए, तो जहाँ जहाँ पे मतलब डिमांड था, ये इसने जो है फूड चेन को सही किया, पहली बात तो, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी, मत्स्य कृषि से क्या हुआ कि मत्स्य कृषि से, पिसीकल्चर से जितना ज़रूरत था लोगों को भोजन की आवश्यकता को पूरा किया गया। तो ऐसी जो चीज़ें जो प्रकृति का उपयोग करते हुए अपने कार्यों के लिए उपभोग में बढ़ाते हैं, ऐसे कार्यों को हम संभववाद के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है आपको मत्स्य कृषि, और साथ में संभववाद की विचारधारा भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, प्रकृति में रहते हुए, प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना है, ठीक है, प्रकृति में रहते हुए संभववाद, ये क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम किसने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है हिप्पार्कस। ठीक है, तो हिप्पार्कस, और ये आपका पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सवाल, तो ध्यान दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए इंपॉर्टेंट है पीआरटी के लिए। प्रश्न आपका, सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? सिंपल सा प्रश्न है, समझ लीजिए, सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो इसको हम बंद तंत्र के अंतर्गत लेते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो जो सौर तंत्र होता है ये क्लोज सिस्टम के अंतर्गत काउंट होता है। 2 प्रकार के तंत्र होते हैं, खुला तंत्र होता है, एक बंद तंत्र होता है। ठीक है, खुले तंत्र में बाहर से चीज़ें आ सकती हैं, जा सकती हैं, एक बंद तंत्र में उसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शहरों के किस समूह को उनके आकार के क्रम 1, 2, 3, 4 रैंक में अवस्थित किया गया है? तो आकार की बात कर रहा है यहाँ पे, और पीआरटी के लिए उतना जो है मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानिए कि अगर हम आकार के क्रम में स्थित करें तो आपका जो है दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आकार की स्थिति में, ठीक है, व्यवस्थित किया गया है। पहले दिल्ली, फिर आपका जो है दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई, फिर कोलकाता।
आगे बढ़ते हैं, धक्का और खिंचाव कारक जिम्मेदार है। तो धक्का और खिंचाव कारक जिम्मेदार है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसका जो आंसर है वह है प्रवसन। प्रवसन के लिए जिम्मेदार है। और ये पीआरटी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बस पीजीटी के लिए जानिए। फिर तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो इस प्रकार के जितने भी पर्वत हैं ये आपका जो है मतलब कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पे पाई जाती हैं आपको क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास नहीं की उनको करना भी नहीं है, पढ़ी है प्लेलिस्ट में, लेकिन करना नहीं है आपको, टाइम नहीं है आपके पास। पीजीटी वाले कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा और किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। और तेहरान पर्वत जो है ये एल्बुर्ज में, एल्बुर्ज पर्वत श्रृंखला है, ये वहाँ पे स्थित है। और एल्बुर्ज जो है, एल्बुर्ज और जाग्रोस, ठीक है, ये सब कहाँ पे स्थित है? तो ईरान में स्थित है, ईरान देश है वहाँ पे स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं, सोन, नर्मदा और महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? पीआरटी में आपसे प्रश्न केवल सोन का पूछा गया था, लेकिन सोन, नर्मदा, महानदी तीनों का एक ही है और वो है मैकाल श्रेणी। तो क्लियर है आपको। और इससे रिलेटेड आपको जो है अगर आप कहेंगे तो जो है भूगोल एनसीआर जो भूगोल का आपका भारतीय भूगोल का, जैसे हिमालय से लेकर पूरा पश्चिमी घाट, फिर उधर उत्तर पूर्वी हिमालय, सबको आप कवर, अंडमान निकोबार, अगर आप कहेंगे तो क्लास के माध्यम से कवर करा दिया जाएगा, नहीं तो आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा कर दिया जाएगा। फिर है, किस प्रदेश के स्थलाकृतिक मानचित्र की चुंबकीय नीति सर्वाधिक होगी? तो ये पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है मध्य मेघालय। आगे बढ़ते हैं, किस वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है? तो ध्यान दीजिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है, किस वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है? और इस प्रश्न का सही आंसर है पंक वर्षा। अम्ल वर्षा से आप खुद सोचिए, एसिड रेन से तो नुकसान ही होता है ना, एसिड रेन तो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, अम्ल वर्षा खराब चीज़ है। रक्त वर्षा, ब्लड रेन, तो ब्लड रेन से भूमि उपजाऊ थोड़े ना होगी, तो रक्त वर्षा। और ठीक है, ब्लड रेन जनरली जो ये आपका होता है, इसके बारे में जब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम पढ़ते हैं तो उत्तरी अफ्रीका में जो है आपका सहारा मरुस्थल से जो है आपका भूमध्य सागर से होते हुए जो हवाएं बहती हैं, उन हवाओं में जो है ब्लड रेन होता, उनको रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। कारण होता है कि जो वहाँ का सैंड होता है, बालू होता है, उनको लेके जाते हैं, उड़ा ले जाते हैं हवा से, और फिर वो जो है नमी वगैरह ग्रहण करने के कारण, और फिर जब बारिश होती है तो बालू की बारिश कह सकते हैं, सैंड वर्षा, ब्लड रेन बोलते हैं। तो ब्लड रेन से तो भूमि उपजाऊ होगा नहीं, ठीक है। और आपको कमेंट करके माध्यम से बताना है कि जो है वो आखिर में उस स्थानीय पवन का क्या नाम है जो ब्लड रेन के लिए जिम्मेदार होती है। स्टार्ट होती है जो है सहारा मरुस्थल से और किधर जाती है तो ऊपर भूमध्य सागर की तरफ, और फिर जो आपका जो यूरोप के देश हैं, दक्षिणी यूरोप के जो देश हैं भूमध्य सागर से सटे हुए, वहाँ पे ब्लड रेन करवाती है, ठीक है। और इसका आंसर पंक वर्षा है। फिर अगला प्रश्न है, क्रिस्टालर ने अपने केंद्रीय स्थल सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसको वरीयता नहीं दी है? तो ये पीआरटी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान दीजिए। तो केंद्रों के बीच की दूरी, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं, टेहरी बांध परियोजना के विवाद संबंधित है, आइए इसको समझ लेते हैं। टेहरी बांध परियोजना, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। तो टेहरी बांध परियोजना का जो विवाद है वह संबंधित है रुको और जाओ नियतिवादी विचार से। और टेहरी बांध परियोजना का विवाद है, और विवाद का यहाँ पूछा है। बाकी एक आपसे प्रश्न पूछा गया था कि टेहरी बांध परियोजना किससे जुड़ा है, तो वहाँ आपका आंसर माना गया था संभववादी विचारधारा से, ठीक है। तो संभववादी विचारधारा का मतलब था कि हमने प्रकृति में जल को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, जल को इस्तेमाल करने के लिए हमने क्या किया, टेहरी बांध बना लिया। जो प्रश्न आपसे पीआरटी में पूछा गया था वो अलग था, ये अलग है। तो टेहरी बांध बना लिया, और जब टेहरी बांध बना लिया तो उससे हमने जो है प्रकृति का उपयोग करते हुए हमने बांध बना लिया, और प्रकृति का उपयोग करते हुए बांध बनाने से हमारा ये संभववादी विचारधारा में गया। जैसे हमने मत्स्य कृषि करके अपने लिए जो है भोजन की मात्रा बढ़ा ली, वैसे ही टेहरी बांध बनाते हुए हमने अपने लिए जल उपयोग की मात्रा बढ़ा ली। तो उसी प्रकार संभववादी विचारधारा से जो आपका पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था वो क्लियर है। और यहाँ पे लेकिन टेहरी बांध परियोजना का विवाद पूछ रहा है, तो विवाद में क्या होता है, दो धड़े के लोग होते हैं। एक धड़े के लोग कहते हैं कि इससे विकास हुआ, ठीक है, और एक लोग कहते हैं कि इससे नुकसान हुआ। जो गरीब लोग थे, गांव वाले थे, सब जलमग्न हो गए, उनका गांव चला गया, उनकी ज़मीन चली गई, उनका जो भी था सब चला गया। तो ये आपका रुको और जाओ नियतिवादी विचारधारा से इसका विवाद संबंधित है, क्योंकि विवाद में दो लोग शामिल होते हैं, दो पक्ष हमेशा होते हैं, है ना, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछा। लेकिन जो टेहरी बांध परियोजना केवल पूछे तो आंसर आपका संभववादी विचारधारा से, जो पीआरटी में आपको कराया गया है। क्लियर है। बाकी इसके हम डिटेल में एक क्लास ले लेंगे जहाँ से आपको सभी विचारों के उदाहरण सहित आपको आंसर बता दिए जाएंगे, तो वहाँ से आपको क्लियर रहेगा। फिर अगला प्रश्न है, पीआरटी के लिए महत्वपूर्ण है और सिंपल सा प्रश्न है, ये एनसीईआरटी में दिया भी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषक? तो आंसर है यमुना। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, यमुना के बारे में आप जानते ही हैं, ठंडी में कैसा झाग बन जाता है पूरा,
ठीक है। फिर किस नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती? तो यहाँ भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका आंसर ध्यान दीजिए। और इसका आंसर है आपका जो है सू नहर है। तो जो सू नहर है इसके वजह से जो समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती। पनामा नहर को समझते हैं। पनामा नहर कहाँ स्थित है? तो पनामा नहर, जब आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखेंगे तो जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पहले हम बता देते मुख्य देश कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है कुछ ऐसा करके रहता है। तो यहाँ पे आपका जो है ये अलास्का हो गया, यूएस का पार्ट है। ये आपका कनाडा हो गया, कनाडा के नीचे आपका यूएसए हो गया, यूएसए के नीचे आपका मैक्सिको हो गया। अब मैक्सिको, ये 3 महत्वपूर्ण देश हैं उत्तरी अमेरिका के। फिर नीचे छोटे छोटे देश हैं। फिर सबसे नीचे, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक देश है पनामा। पनामा नाम से देश है। और इधर आपका जो है प्रशांत महासागर स्थित है पूरा। और इधर आपका स्थित है अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी कहते हैं। तो अटलांटिक महासागर स्थित है। क्लियर है आपको? ठीक है, अटलांटिक महासागर स्थित है। तो पनामा जो क्या करता है, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। जब ये नहीं था तो घूम के पूरा जो है दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगा के जाना पड़ता था। तो समुद्री मार्ग की लंबाई बहुत कम हो गई, ज़बरदस्त कम हो गई। और ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ये भी प्रश्न पूछा गया बीपीएससी टीआरई में। स्वेज कैनाल ध्यान दीजिए। स्वेज कैनाल क्या करता है, किसको किससे जोड़ता है? तो स्वेज कैनाल, यहाँ पे फिगर एक छोटा सा बना दे रहे हैं। तो ये आपका भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। और ये आपका है रेड सी, लाल सागर, लाल सागर है। इनको आपस में जोड़ता है स्वेज नहर। और स्वेज नहर कब बन के तैयार हुआ था? तो 1869 में। और इसके बन जाने से भारत और यूरोप के, ठीक है, प्रश्न पूछा गया कि भारत और यूरोप के बीच में जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर तक कम हो गई थी। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है। तो और जो सू कैनाल है इसके बारे में हम आपको कमेंट जो है आपके टेलीग्राम नोट्स में बता देंगे कि सू कैनाल के बारे में अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा है इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि अचानक से अब ये आ गया है प्रश्न सामने। तो आपका आंसर है सू नहर, इसकी लंबाई कम नहीं होती है। ये जस्ट फैसिलिटी के रूप में बना दिया गया है जिससे काम हो सके, ठीक है। इससे कोई लंबाई से कोई लेना देना नहीं है इसका, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपका आंसर मुजफ्फरपुर है। टीआरई 2 में पूछा गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है? तो अगर आपने मानचित्र ध्यान से पढ़ा है तो आप पाएंगे कि उत्तरी अमेरिका में जो आपका कनाडा देश है, कनाडा, ठीक है, तो कनाडा की जो तटरेखा सबसे लंबी है, पूरे विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, सब देश है कनाडा। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और इंडोनेशिया बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जो है नोट्स दिया गया है, वहाँ जाइएगा। वर्ल्ड जियोग्राफी के आपको नोट्स दिए गए हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी के नोट्स में जाइएगा। और इंडोनेशिया के बारे में, दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में बताया गया, इंडोनेशिया के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो है ज्वालामुखियों का देश है ये इंडोनेशिया। और 17,000 के आसपास, 17,000 के आसपास द्वीप यहाँ पे स्थित हैं। तो द्वीपों की संख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उद्योगों तथा व्यक्तियों का नगर से बाहर की तरफ प्रवेश कहलाता है? तो उद्योगों तथा व्यक्तियों का नगर से बाहर की तरफ प्रवेश को हम बोलते हैं प्रतिनगरीकरण, ठीक है। प्रतिनगरीकरण का एक होता है नगरीकरण। नगरीकरण में क्या होता है, उद्योग तथा व्यक्ति जो है नगर में आते हैं, उसी का जस्ट उल्टा कह लीजिए कि कोई जो है नगर था, वहाँ से लोग ऊब गए हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेंगे, अगल बगल के दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में पहले अर्बनाइजेशन हुआ, ठीक है, तो दिल्ली में नगरीकरण हुआ। लेकिन जैसे जैसे आप दिल्ली के बाहर दिल्ली का बाहरी हिस्सा फैलता गया, गुड़गांव हुआ, ठीक है, ग्रेटर नोएडा हुआ, ये सब हुआ, तो जो बाहरी हिस्सा जिसको एनसीआर में काउंट किया जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, तो एनसीआर में जो है आपका हुआ क्या कि दिल्ली से शिफ्ट होकर जो नगरीकरण था वो आपका ग्रेटर कैलाश में चला गया, वो आपका गुड़गांव में चला गया। आप जाइएगा गुड़गांव में तो आप वहाँ से हट नहीं पाइएगा, जो वहाँ पे व्यवस्था फैसिलिटीज, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप मतलब वहाँ से कभी और आप दिल्ली में जाइएगा तो आप ट्रैफिक में ही जूझ के रह जाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो दिल्ली में ऐसा हुआ है, ये इसको हम बोलते हैं प्रतिनगरीकरण। जब नगरीकरण का अपोजिट हो जाए और आसपास के क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटीज़ होने की वजह से लोग वहाँ पर शिफ्ट कर जाए। तो आपको क्लियर है। और रर्बनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, रर्बनाइजेशन बोलते हैं यहाँ पे रूरल, और देखिए 2 वर्ड है यहाँ पे, रूरल और अर्बन। रूरल और अर्बन दोनों का मिक्स कर दिया है, ठीक है, और इसी को रर्बनाइजेशन बोला जाता है। कमेंट करके आप लोग बताइए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज परीक्षाओं की, जिनके सोशलॉजी ऑप्शनल्स भी होंगे, कई लोग होंगे जो तैयारी भी कर रहे होंगे, बताते नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए रर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है भारत के किस महान समाजशास्त्री ने दिया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अगर तैयारी कर रहा तो बता सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया आंसर। देखिए कॉमन सेंस का सवाल था ये, ठीक है। तो कॉमन सेंस से आप जो है प्रश्नों को सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न बचे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिए सभी लोग, पीआरटी वाले भी। तो प्रश्न है, मलेशिया की वनस्पति विहीन, तो मलेशिया की वनस्पति विहीन उत्खात भूमि कहलाती है। तो वनस्पति विहीन, वनस्पति नहीं है ऐसी उत्खात भूमि को हम जो है मलेशिया में क्या कहते हैं, तो इसका आंसर पडांग, ठीक है, पडांग बोलते हैं। इसके अलावा लदांग आपको पता है, लदांग के बारे में भी आगे भी आएगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ ये भी ध्यान रखिए, एलिमिनेट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आपको लदांग के बारे में पता था तो लदांग तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आप कंफ्यूज हुई है तो इसमें हुई है, ठीक है, कि पडांग होगा कि सेमांग होगा। तो आपका जो सही आंसर यहाँ पे पडांग है, ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पीआरटी के लिए, बाकी पीजीटी के लिए तो है ही। फिर है फोनीशियन संबंधित हैं, फोनीशियन संबंधित हैं और इसका सही आंसर टर्की। तो फोनीशियन संबंधित है टर्की से, पीआरटी वाले भी ध्यान रखिए इस सवाल को। फिर डाक बंगलों के मध्य का औसत अंतराल क्या होता है, तो डाक बंगलों के मध्य का औसत अंतराल 25 किलोमीटर होता है, ठीक है, जो गैप होता है कह लीजिए। तो ये अजीब सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण नहीं उतना वो। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भारत में कुल वार्षिक वर्षा को घन किलोमीटर में सही ढंग से दर्शाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ है 4000 है, पीआरटी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है, पीआरटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आंसर है डायरिया। डायरिया आपको पता ही है, डायरिया, ठीक है। तो डायरिया जो होता है ये जल प्रदूषण के कारण होता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर है, फारस खाड़ी तट पर स्थित बंदरगाह नगर दुबई किस देश में है। चलिए वह दुबई के बारे में पूछ लिया। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। लोगों को लगता है दुबई सऊदी अरेबिया में स्थित है, जी नहीं, सऊदी अरेबिया में स्थित नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्थित है, यूएई जिसको बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है दुबई, क्लियर हो गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है पीआरटी के लिए। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका आंसर है रोहतास। धान भी आए गेहूं भी आए, रोहतास है, ठीक है। फिर है, और इसके अलावा अगला प्रश्न है, 1:50,000 प्रदर्शक भिन्न वाले मानचित्र का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार क्या होता है। तो यह प्रश्न जो है केवल पीजीटी के लिए है, ठीक है, और इसका आंसर है 15 मिनट × 15 मिनट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पीआरटी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अगला प्रश्न आपका, धारा निम्नलिखित में किससे प्रभावित नहीं होती। तो धारा की बात की गई है और धारा जिनको हम स्ट्रीम्स बोलते हैं, और जो ये धाराएं होती हैं समुद्री धाराएं, ओशियनिक करंट्स धाराएं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम करंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ओशियनिक करंट्स, समुद्री जल धाराएं। इनका पूरा नाम है समुद्री जल धाराएं, समुद्री जल धाराएं। और कुछ समुद्री जल धाराओं के बारे में आपको हम बता देंगे, ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये आपका प्रभावित किससे होती हैं, पहले तो जानें कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से प्रभावित होती हैं। आप सिंपल में समझिए, टाइड ज्वार भाटा के बारे में आपने पढ़ा होगा, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से प्रभावित होती हैं। तो जहाँ पे भी जल होगा वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से प्रभावित होगा, क्लियर है। तो धारा भी प्रभावित होगी, ओशियनिक करंट्स भी प्रभावित होंगे, ठीक है, हवा से भी प्रभावित होंगे, जिस तरफ हवा जा रही होगी उससे भी प्रभावित होंगे। खारापन से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है, खारापन से समुद्री धाराएँ प्रभावित नहीं होती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। फिर अगला है, पीआरटी के लिए महत्वपूर्ण है वो सवाल, इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है। आइए इसको हम एनसीईआरटी से पूरा आपको आज दिखाई देते हैं कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लदांग के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न आपका पूछा गया। चेना कहाँ बोलते हैं, तो श्रीलंका में बोलते हैं। मसोले कहाँ पे बोलते हैं, कमेंट करके बताइए। और साथ में हम लोग एनसीईआरटी का अलग हाथ देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हमने पढ़ाया भी आपको, कृषि चैप्टर 4, और ये क्लास जो है आपका 10th एनसीईआरटी का चैप्टर है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो कर्तन दहन प्रणाली, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूम कृषि जिसको भारत में बोलते हैं, उसी का यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे आपको उदाहरण दिए गए, जैसे ध्यान से देखिए, झूम, ठीक है, झूम बोलते हैं भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, कर्तन दहन प्रणाली, स्लेश एंड बर्न, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, फसल उगाते हैं फिर उसको जला देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर वहाँ उगाते हैं, फिर उस ज़मीन को जला देते हैं, यही करते हैं। कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया कई बार, तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जो है मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में कहा क्या जाता है, कोनुको, याद रखिए, वेनेजुएला में कोनुको कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका किया,
ठीक है। ब्राज़ील में रोका कहते हैं, मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं, क्लियर है। इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ये आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया कहते हैं, यह भी प्रश्न कई बार पीआरटी में पूछा गया। आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा कहते हैं, उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान और बरिंगा कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे वाल्टरे, ये भी पूछा गया है। हिमालयन क्षेत्र में खिल कहा जाता है, ये भी अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर झारखंड में कुरवा और उत्तर प्रदेश पूर्वी में झूम, तो ये आपको क्लियर है। इसके अलावा और भी दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो है ये ध्यान रखना है और ये आपका स्क्रीनशॉट आपको जो है दे दिया जाएगा, तो आपको उसमें परेशान होने वाली की कोई बात नहीं है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। आपको इस प्रश्न का आंसर क्लियर हो गया होगा। इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि को हम लदांग कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक चरवाहे कहाँ स्थित हैं? ध्यान दीजिए, पीआरटी के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। और इसका बात करें तो विश्व में सर्वाधिक चरवाहे जो ये अफ्रीका में स्थित हैं, ठीक है। चरवाहे आप जानते ही हैं, तो चरवाहे जो आपका सबसे ज़्यादा अफ्रीका में स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा। महाद्वीप का पूछ रहा है तो महाद्वीप में सबसे ज़्यादा अफ्रीका में स्थित हैं। फिर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस विचार के प्रतिपादक कौन है? तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन विचार के प्रतिपादक टी हैगर स्टैंड है। ये आपका पीआरटी के लिए काम का नहीं है, तो ध्यान दीजिए, पीआरटी के काम का नहीं, सिर्फ पीजीटी के काम का है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किसी भू उपयोग का जनरेटर होता है, तो प्रश्न है आपका किसी भू उपयोग का जनरेटर होता है, और यहाँ पे आपका जो आंसर है पीआरटी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और इस प्रश्न का जो आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दीजिए, किसी भू उपयोग का जनरेटर होता है वो उपयुक्त में से एक से अधिक। परिवहन सुविधा पर डिपेंड करेगा, औद्योगिक इकाई पे, शून्य और पूंजी पे, ठीक है। तो भू उपयोग की बात की रही है, अगर मान लीजिए किसी जगह पे हमने इन्वेस्ट किया, भू उपयोग किया, तो उसका जनरेटर का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो जाहिर सी बात है वहाँ परिवहन सुविधा होनी चाहिए, औद्योगिक इकाई होनी चाहिए, पूंजी की बात होनी चाहिए, तो इसलिए आपका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस से भी सवाल सोच सकते हैं, पीआरटी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये आपका महत्वपूर्ण है, पीआरटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। एनसीईआरटी से सवाल लिया गया आपका। भारत में स्थापित होने वाली पहली आयरन एंड स्टील कंपनी थी, तो जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा होगा उनको रटा होगा टिस्को, ठीक है। टाटा स्टील्स की बात की जा रही है, और टिस्को के बारे में हमने पूरा एनसीईआरटी में पढ़ाया भी है। कोई बात नहीं, आपको हम स्क्रीनशॉट के रूप में दे देंगे, ठीक है। और आज से ही हम स्टार्ट करेंगे, और ताकि आप लोग, अब आप केवल फोकस करिए, कहाँ पे फोकस करना, पीआईक्यूज़ पे। जो प्लेलिस्ट दी गई आप पीआईक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व करिए। कोई जीएस मॉक दुनिया भर का नहीं सॉल्व करना, आप समझ गए होंगे, अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं लग रही है, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नंबर कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अभी तक आप गलत तैयारी कर रहे थे, इधर उधर की टेस्ट सीरीज में उलझे हुए थे, अब आप सही तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको बार बार उस चीज़ को याद कराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इतना सेंसिटिव हो चुके, साथ में आपके जितने भी जानने पहचानने वाले हैं उनको भी इस बात में आग्रह करिए, ठीक है, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं। और ऐसी इन सब चीज़ों को बताने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। और आप अच्छे से तैयारी करिए यहाँ से जुड़ के। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो यह भी अच्छा प्रश्न है। तो अगर हम बात करें तो म्यांमार का सीमा है, भारत से म्यांमार का सीमा है। जब भारत का म्यांमार से सीमा है तो जाहिर सी बात है ऊपर चाइना है ही, तो चाइना से तो सीमा हो जाएगा। लाओस का भी है, लेकिन थाईलैंड का नहीं है, ठीक है। मैप में हम आपको दिखाएंगे, तो थाईलैंड के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन का नहीं है। अच्छा प्रश्न था ये ऐसे प्रश्न पीआरटी में पूछे जा सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिंद चीन के 3 देशों से होकर गुजरती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका नाम है मेकोंग। और जब मेकोंग नदी है, ये जो है कहाँ से निकलती है? तो चीन के तिब्बत से स्टार्ट होती है, फिर भारत से, ठीक है, इंडो चाइना के 3 देशों से होकर गुजरती है, और ये कई सारे देशों से होकर गुजरती है। इसके बारे में डिटेल में देख लेंगे। तो मेकोंग नदी है, और ठीक है, तो मेकोंग नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन नदियों को आपको क्लासेस में पढ़ाया भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उधर नहीं जाना है, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, वहीं से आपका काम हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। परेशान थे आप लोग, कहाँ से प्रश्न आया, कहाँ से आया? यहीं से प्रश्न आया है, ठीक है, समझ गए आप। 30 मीटर इसका आंसर था। पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया था? टीआरई 2 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र था स्केच में अंतर नहीं है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्थल रूपों का प्रदर्शन। पीआरटी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ये, ठीक है, पीजीटी के लिए ये बस। तो मानचित्र और स्केच में अंतर नहीं होता है, तो स्थल रूपों का जो प्रदर्शन होता है ये आपका मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं होता है। तो ये आपका हो गया। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि हम आपके लिए सही से काम कर पा रहे हैं, और साथ में आप हमसे कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो आप टेलीग्राम लिंक में
आप हमसे पर्सनली मैसेज करके बात कर सकते हैं। अगर आप इनकेस ग्रुप में भी मैसेज करते हैं तो हम आपको आपके टेलीग्राम पे वापस डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं। वहाँ से बात करना, प्राइवेटली बात करना ठीक होता है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, ठीक है। ग्रुप में उन सब चीज़ों को शेयर नहीं करना अच्छा लगता है कि किसका क्या मजबूत है, किसका क्या कमज़ोर है, ठीक है। बाकी आपको चीज़ क्लियर हो गई कि PIQs ही आपकी लाइफ बनाने वाले हैं आने वाले परीक्षा में, ये क्लियर है आपको। तो कमेंट करके और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।